तो हम लोग चालू करें फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी वाला। ओके, तो चलो हम लोग शुरू करेंगे। और इस चैप्टर में हम देखेंगे, जैसे कि आपको पता है हमारी कंट्री में कौन आया था। ब्रिटिशर्स आए थे। पर वो कैसे आए थे, क्या उनका एक्सक्यूज़ था, और फिर कैसे वो एक्सक्यूज़ एक टेरिटरी में बन गया, कैसे उनका दिमाग चल रहा था, ये सब करने के बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं ये चैप्टर में हमें क्या बता दे। सॉरी, औरंगज़ेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। ठीक है, औरंगज़ेब हमारा लास्ट पावरफुल रूलर था। उसने बहुत लार्ज पार्ट पे कंट्रोल किया था, इंडिया पर ही किया था। उसकी डेथ के बाद, कब हुई थी उसकी डेथ? 1707। याद रखिए, ये सारी डेट्स याद रखनी है। मुगल गवर्नर, सूबादार एंड बिग जमींदार। अब क्या है इसमें बताया, औरंगज़ेब लास्ट पावरफुल रूलर था, उसने इंडिया पे कंट्रोल किया था। और उसके मरने के बाद, कब वो मरा था? 1707। आप कोई भी ऐसे दिमाग लगा के ये याद करिए। देखिए 1707 में कौन मरा था? औरंगज़ेब। फिर बहुत सारे मुग़ल गवर्नर्स आए, सूबादार और बिग ज़मींदार बिगेन टू asserting देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम एज पावरफुल रीजन। तो ये सेंटेंस से आपको क्या समझ आएगा, मैं आपको बताऊँ। देखिए, अब जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ, एक मिनट। तो यहाँ पर देखो, पहले औरंगज़ेब था। अब औरंगज़ेब ने इंडिया के सारे पार्ट पे कंट्रोल किया था। इंडिया है, इसके सारे पार्ट पर औरंगज़ेब ने कंट्रोल किया। पर वो हरदम कहाँ पर रहेगा? कैपिटल पे, दिल्ली पर ही रहेगा ना, वो दिल्ली पर ही रहेगा। तो उन लोग क्या करते ना, सूबादार अपॉइंट करते, सूबेदार हैं, उनकी एक एक प्रोविंस के लिए एक सूबेदार अपॉइंट करते हैं, समझे। तो हमको पता है कौन औरंगज़ेब लास्ट रूलर था, पावरफुल रूलर। तो जो सूबेदार उसने अपॉइंट किया था पहले उसकी प्रोविंस को संभालने के लिए, उन्होंने क्या कर दिया, खुद को ही वहाँ का किंग समझने लगे, खुद को ही वहाँ का रूलर समझने लगे वो, और वहाँ रूल करने लगे जो उनको प्रोविंस मिली थी। तो ये ऐसा हुआ था, समझे। और अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर अथॉरिटी दिखा के उन्होंने उधर रूल कर रहे थे वो। किंगडम्स इमर्ज हुए, वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। दिल्ली कुड नॉट लॉन्गर फंक्शन एन इफेक्टिव सेंटर। तो पहले क्या होता था, दिल्ली सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर था, राइट। उसके बाद क्या हुआ, जो फिर क्या हुआ, और भी किंग आए, सूबादार, इन्होंने खुद की पावर, खुद की अथॉरिटी, खुद के पैसे लगाकर खुद के जगह को बहुत, खुद की प्रोविंस को बहुत पावरफुल बना दिया। और सबसे पहले दिल्ली से पावरफुल कोई नहीं था, अब तो दिल्ली से पावरफुल हो गया। ठीक है, अब जो 18th सेंचुरी के हाफ में आता, सो second half of the 18th century, however, new power was emerging on the political horizon. So अब आ गया ये, ब्रिटिश आ गई ये, देखते हैं। मैं आपको सॉरी, ब्रिटिश आ गया। हाँ, अभी आप लोग देखो, ये हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी पे कौन सी पावर आ गई? ब्रिटिश, इनका आ गया। इन्होंने बहाना क्या बनाया, जहाँ ये रहते थे ना वहाँ पर कौन से स्पाइसेस, वहाँ पर स्पाइसेस का बहुत वो था, स्पाइसेस का, इंडिया के कॉटन, सिल्क, ये सब का बहुत वहाँ पर नाम था। ठीक है, तो वो जो हम देखते हैं, ये चैप्टर में हम पूरा देखेंगे। और औरंगज़ेब लास्ट रूलर था। उसके बाद आप लोग देख रहे हो ब्रिटिश ने कैसे हमको वो कर दिया। ये सारे ब्रिटिश ही है, ये जो दिखते हैं ना आपको ऐसा कपड़े में, ये ब्रिटिश है। और ये कौन है? ये हमारे, ये है कौन, यहाँ पर आपको दिया गया, बहादुर शाह जफ़र एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय हॉडसन। सो जो कैप्टन हॉडसन था, उसने बहादुर शाह जफ़र को अरेस्ट किया था और उनके बेटों को गोली से मार दिया था, समझे। ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट। ठीक है,
आप ये पढ़ सकते हैं, गोली से मारा था। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी कम ईस्ट, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर पहुँच गई? ईस्ट में पहुँच गई है। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी acquired a character from the ruler of England, Queen Elizabeth, granting it the sole right to trade with the East. This meant that no other trading company in the England could compete with the East India Company. ठीक है, with this charter the company could venture across the oceans and looking for new lands from which you can buy goods at cheap price and carry them to Europe and sell it in higher price. The company did not have fear of competition from other English companies. Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition. They could buy cheap and sell dear. तो फिर अभी देखो, या मैंने फास्ट पढ़ा, अब आप लोग को अच्छे से समझा दूँ तो क्या होता था ना, जो ये थे कौन, जहाँ से ये आए थे यूरोपियंस, ब्रिटिश जहाँ से आए थे, वो कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे। जो इंग्लैंड की रानी थी क्वीन एलिज़ाबेथ, ये क्वीन एलिज़ाबेथ जो है वो ना, क्वीन एलिज़ाबेथ जो है वो, उन्होंने इनको वो दे दिया था एक तरह का कंसेंट फॉर्म, एक ऐसा इनको ज़बानी इनको बोल दिया था कि तुम जाके ईस्ट पे तुम ट्रेड करो। बाकी यहाँ की यूरोप की ना कोई भी कंपनी ना, यूरोप नहीं उनके पार्ट की, जहाँ पर वो रूल करती थी इंग्लैंड की कोई भी कंपनी तुमको कंपटीशन नहीं करेगी। बस ईस्ट इंडिया कंपनी ही, ये मैं ले लूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया पर रूल नहीं ट्रेड करेगी। पता नहीं इनका ट्रेड कब रूल में बदल गया। ठीक है, इसका मतलब था अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ भी डर नहीं था कि दूसरी यूरोप की कोई कंपनी आके उन्हें वो करेगी कंपटीशन। और उन्होंने क्या किया, वो इंडिया, मैं आपको बताऊँ, जैसे ये इंडिया से थिंग्स लेके जाते थे यूरोप, अगर इंडिया में 200 रुपये का लिया ना, वहाँ जाके 800 रुपये का बेच देंगे, तो इनका कितना प्रॉफिट होता था। ठीक है, तो इनको कोई भी डर नहीं था। हाँ, और ये मर्चेंटाइल का हमें यहाँ पर बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड, जो बिजनेस होता है जो प्रॉफिट बनाता है बस ट्रेड के इसमें, उसे हम मर्चेंटाइल कहते हैं। मर्चेंट्स लाइक रॉयल कैरेक्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग। सो क्वीन एलिजाबेथ ने बस उसके ही पार्ट को कहा था कि वो इंडिया जाकर और बस इंडिया जाकर वहाँ पर ट्रेड नहीं करे, पर जो दूसरी ईस्टर्न मार्केट्स थे, तो उनको तो वो नहीं बोल सकती ना, है ना। सो जो अभी क्वीन एलिजाबेथ इस प्रोविंस की, अगर इस समझो ले लो इस प्लेस की वो क्वीन है, इस प्लेस की क्वीन है, पर वो दूसरी प्लेस वाले को तो नहीं वो रोक सकती ना, पर दूसरे लोग भी तो आके रूल वहाँ पर वो कर सकते हैं ट्रेड। ठीक है, तो फिर अभी हम ये रीड कर, रॉयल कैरेक्टर हावर्ड कुड नॉट प्रिवेंट। ये रॉयल कैरेक्टर कौन है? एलिजाबेथ। कोई रॉयल की रानी उसे किसी को भी वो नहीं कर सकती कि तुम इंडिया में मत जाओ। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन टू द वेस्ट ऑफ, और जब ही ये फिरंगी पहुंच रहे थे उतने में पता चला, इनको नहीं पता चला जब तक, तो पोर्टुगीज़ गोवा वेस्टर्न कोस्ट के इंडिया के पास गोवा पे तो आ गए थे। ठीक है, अभी कैसा आए थे वो देखेंगे हम। जो वास्को द गामा था ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंसान। वास्को द गामा पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर था जिसने डिस्कवर्ड कर लिया था इंडिया को 1498 में। इन द अर्ली 17th century डच टू वेर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशियन। सुन द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव ऑन द सीन। सबसे पहले क्या हो गया, ये पोर्टुगीज़ ट्रेडर्स आ गए। अब जो वास्को द गामा था वो उसके ही कंट्री के लोगों को बताएगा ना, वो गोवा पे पहुंच गए थे सबसे पहले ही, जब तक फिरंगी यहाँ पहुंचने वाले थे वो पहुंच गए थे, और फ्रेंच ट्रेडर्स भी वहाँ आ गए। अब इनको कंपटीशन का डर रहेगा। ठीक है, द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन। अब प्रॉब्लम क्या बड़ी, कंपनी को सेम सामान चाहिए था, तो क्या हो गया, सब एक दूसरे से कंपटीशन करने लगे, एक दूसरे को वो करते थे, एक दूसरे को। द ओनली वे ट्रेडिंग कंपनीज, खुद को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने पहले एक दूसरे से फाइटिंग किया। ब्लॉकलेडेड रूट्स एक दूसरे के ब्लॉक करते थे, किसी की शिप डुबा देते थे, और
शिप्स को मूव करने से रुका देते थे। पहले तो ये खुद ही लड़ते थे। पहले ये कौन, फिरंगी वर्सेस फिरंगी, खुद ही लड़ते थे। क्यों लड़ते थे? क्योंकि जो भी ये सामान खरीदते थे वो सारे सेम होते थे और इनको क्या करना है, इनको खुद को रिच बनाना है, खुद को रिच बनाना है। और जब तक का ये दूसरे लोगों को इस गेम से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ये कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये खुद ही लड़ते थे पहले तो। फिर क्या हुआ, ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विथ आर्म्ड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशंस। This effort to fortify settlement carry on profitable also led to intense conflict with local rulers. Company therefore found it difficult to separate. ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में ट्रेड करना चालू किया। ये क्वेश्चन आ सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर ट्रेड करना चालू किया? उसका आंसर होगा बंगाल। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। मैं फास्ट रीड करती हूँ। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। क्वेश्चन मुझे भी आया था कि विच बैंक्स ऑफ द रिवर, कौन से बैंक ऑफ रिवर पे फर्स्ट फैक्ट्री बनी थी? वो थी हुगली रिवर। कहाँ पर बनी थी? 1651। ठीक है, दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर नोन एट द टाइम फैक्टर्स ऑपरेटेड द फैक्ट्री एट वेयर हाउस। ठीक है, सो ये फैक्ट्री थी। मैं एक बार रीड करके आपको समझा दूँ। ठीक है, अब कंपनी कहाँ पर आके सेटल हुई? हुगली रिवर पे आई ये। ठीक है, हुगली रिवर पे ये आई। उसके बाद इन्होंने क्या किया ना, ये वहाँ पर ही अपना वो बना दिए जहाँ पर सब इनका वो क्या बोलते हैं, ट्रेड का सामान रखा होता है। और वहाँ एक कंपनी के ऑफिशियल्स जो वहाँ काम करते हैं वही वहाँ बैठते। अब ये चाहते थे कि जो ट्रेडर्स है दूसरे ट्रेडर्स यहाँ पर आके रहे इनके फैक्ट्री के पास, सो दैट इनका आसान हो काम। तो इन्होंने क्या कर दिया ना, खुद की आर्मी रखना चालू कर दिया, खुद फोर्टिफिकेशन बनाते थे जैसे कोई महाराजा है राजा। इन्होंने परमिशन भी नहीं ली। और ये जो लोकल रूलर्स थे बंगाल के नवाब्स, इनको पसंद नहीं आया। तो औरंगज़ेब थे एम्पेरर, मुगल एम्पेरर औरंगज़ेब ने इनको एक फरमान दे दिया। रॉयल ऑर्डर होता था कि इनको ड्यूटी फ्री यानी कि बिना टैक्स के ये यहाँ पर काम कर सकते हैं। क्योंकि ये एम्पेरर औरंगज़ेब ने इन्हें दिया था, फरमान दे दिया कि तुम जाओ, तुम बिना टैक्स के रूल करो, ट्रेड करो। और इससे जो बंगाल के नवाब थे इनको बहुत तकलीफ़ हुई, उनको गुस्सा भी आया, पर ये कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि एक छोटी जगह के राजा है और जो औरंगज़ेब है वो पूरे दिल्ली का किंग है, तो इनको उनकी बात सुननी ही पड़ेगी ना। कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली प्रेस मोर कन्फ्यूजन मैनिपुलेट एक्सटेंडिंग औरंगज़ेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैज़ ग्रांटेड ओनली द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री बट ऑफिशियल। बस औरंगज़ेब के फरमान ने क्या बोला था, औरंगज़ेब के रॉयल ऑर्डर ने बस इतना ही बोला कि कंपनी यहाँ पर बिना टैक्स के वो ट्रेड कर सकती है। बट क्या हो गया, इनका ज़्यादा दिमाग चलता था, ये ज़्यादा होशियार थे। इन्होंने क्या किया, जो कंपनी के ऑफिशियल्स है उन्होंने भी खुद का प्राइवेट ट्रेड लगा दिया और इन्होंने समझा कि उस पे हमें टैक्स फ्री है। तो फिर क्या हुआ, तो ये बंगाल नवाब को ये ना वो नहीं देते थे, क्या बोलते, देखिए इनका सब ये क्या है यहाँ पर बताएं, लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप इन मद्रास। ठीक है, ये मद्रास का है। ये सबसे पहले कहाँ पर आए, ये मद्रास में आए, बॉम्बे में आए और बंगाल में आए। ओके, सबसे पहले तो इनकी कंपनी बनी, इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी बंगाल में बनी, हुगली रिवर के पास। ट्रेड लेड टू बैटल्स, अब ट्रेड बैटल्स करवा रहा है, कैसे वो देखते हैं। तो फिर ये क्या होता था ना, ये जो 18th सेंचुरी के आते आते क्या हो गया था, थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी की थोड़ा सा पहले क्या होता था, ये जो औरंगज़ेब है इन्होंने इसको फरमान दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप लोग टैक्स मत भरो। पर अब औरंगज़ेब की डेथ हो चुकी थी, तो अब जो बंगाल के नवाब थे अब इनके पास पावर भी था, ऑटोनॉमी भी थे, पैसे भी थे, इनके पास सब था। अब औरंगज़ेब नहीं है तो ये खुद की मर्जी चला सकते, खुद का स्टेट अपने
खुद की प्रोविंस अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो क्या हो गया था, मुर्शिद कुली खान का बेटा नहीं, उसके बाद मतलब उसके बाद आया अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला इज़ द नवाब ऑफ बंगाल। फिर सिराजुद्दौला ने ये सब स्ट्रॉन्ग रूलर थे। और इन्होंने जो ईस्ट EIC यानी कि EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया ये ना, तो उन्होंने क्या बोला कि तुम खुद के कॉइन्स क्यों कर रहे हो, खुद के कॉइन्स नहीं बनाना है, टैक्स भरना है। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको डिसरेस्पेक्टफुल लेटर लिखने चालू कर दिए और ये नवाब को ह्यूमिलेट करने लगे। अब क्या हुआ, अब इससे वो जो थे वो क्या बोलते सिराजुद्दौला, अब उसको बहुत गुस्सा आने लगा। और नवाब है ना, ये जो नवाब अब जो ये थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश, ये चाहते थे कि जो रूलर है इनका पॉपिट बन जाए, इनका वो बन जाए, इसके हाथ पे नचाने वाला। पर ऐसा तो नहीं होगा, नवाब के रूलर ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, अलीवर्दी खान 1756 में मारा, उसके बाद सिराजुद्दौला बन गया। और ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी बना, इसमें क्या हुआ था, अब यहाँ पर फाइटिंग हो रही सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। अब सबसे पहले ना ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाँ पर वो था फैक्ट्री, वहाँ पर वॉर हाउस पे ये सिराजुद्दौला 30 सोल्जर्स लेके आ गया। कहाँ पर, कासिम बाज़ार पे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और कंपनी के ऑफिशियल्स को जेल में डाला, और उन लोग को जेल में डाला और इनकी शिप्स आने से भी रोक लिया। और फिर कलकत्ता पे गए लोग मेन जगह पे, और वहाँ पर इनकी जो फोर्ट थी कंपनी की मेन फोर्ट, उधर पे इन्होंने ना कनकेर कर लिया था। अब उसके बाद ये जो फॉल ऑफ कलकत्ता की कंपनी सुनने के बाद अब रॉबर्ट क्लाइव का आया गुस्सा और उसने अपनी आर्मी को भेज दिया इसके साथ लड़ने के लिए। बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ प्लासी यही था। अब ये बैटल ऑफ प्लासी में क्या हो गया ना, जो वो था सिराजुद्दौला, जो मीर जाफ़र उसका वो था, कौन, इसका कमांडर था। पर इसने ना पहले से ही वो रॉबर्ट क्लाइव ने इससे वो बना लिया था, दोनों की पहले ही बातचीत हो गई थी कि रॉबर्ट क्लाइव की और इसकी कि रॉबर्ट क्लाइव ने बोला तुम्हारी आर्मी लेके पहुँचो ही मत, तुम और क्या आएगा तुम्हारी आर्मी लेके, तो बोला तुम्हारी आर्मी लेके पहुँचो ही मत, फिर हम सिराजुद्दौला को मार देंगे और आपको वहाँ का किंग बना देंगे। तो अभी वो तो एक्सेप्ट करेगा ही, क्योंकि उसको तो किंग बनना ही होगा ना, ऑफ कोर्स उसको किंग बनना होगा। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट वाला देखते हैं।